जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज बिला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 1 मई का करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में 29 अप्रैल को राजा रवि वर्मा की जयंती मनाई गई। 29 ऑफ अप्रैल को राजा रवि वर्मा की जयंती मनाई गई। राजा रवि वर्मा किस कला से संबंधित थे? ऐसा दोस्तों प्रश्न बन सकता है आपके सामने, यहाँ पर एग्जाम में आपको मिल सकता है कि किस कला से मित्रों संबंधित थे। तो ये संबंधित थे चित्रकला से। दोस्तों कौन सी कला से संबंधित थे? ये चित्रकला से संबंधित थे राजा रवि वर्मा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर इनके बारे में और भी थोड़ा सा जानकारी है, वो दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट जरूर करिएगा, अपने नोट्स में इसको पूरा नोट करना है। चलिए देखिए, राजा रवि वर्मा के बारे में ये आपका क्वेश्चन था, उसका उत्तर यहाँ पर आपने देख लिया। राजा रवि वर्मा के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, इनका जन्म 1848 में तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा का तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906 को इनकी डेथ हुई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जन्म इनका कहां पर हुआ था? ये केरल राज्य से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये केरल से संबंधित है। तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1906 में इनकी हो गई थी। ठीक है। अच्छा, त्रावणकोर के राजा अय्यतम थिरुनाल के संरक्षण में इन्होंने जो चित्रकला है वो सीखी थी। इन्होंने कौन से राजा थे दोस्तों? त्रावणकोर राज्य हुआ करता था वहां पर पहले, केरल है ना, त्रावणकोर राज्य था। तो वहां के एक राजा थे अय्यतम थिरुनाल, तो इनके संरक्षण में इन्होंने चित्रकारी सीखी थी। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो पाश्चात्य चित्रकला थी उसको भी इन्होंने बहुत टक्कर दी, और उनका जो भ्रम था कि उनकी चित्रकला सर्वोच्च है, तो उसका भी दोस्तों उन्होंने भ्रम तोड़ा था। और इन्होंने पाश्चात्य चित्रकला के साथ साथ में इसको इन्होंने मॉडर्न चित्रकला का विकास यहाँ पर किया। ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारतीय साहित्यों, संस्कृति के पात्रों तथा हिंदू धर्म ग्रंथों पर इन्होंने चित्र बनाए थे। जैसे दोस्तों रामायण है, महाभारत से संबंधित चित्र, जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनसे संबंधित इन्होंने चित्र को बनाया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, हिंदू धर्म ग्रंथों से संबंधित चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस चित्रकार कहलाते हैं राजा रवि वर्मा। 1873 में स्वर्ण पदक इनको दिया गया था दोस्तों, है ना। 1873 में क्या दिया गया था? नायर लेडी ऑर्डनिंग इन्हें कहा जाता है। 1873 में स्वर्ण पदक इनको दिया गया था, नायर लेडी ऑर्डनिंग। ये जो इनकी प्रसिद्ध चित्रकारी थी उसके लिए, इसके लिए इनको क्या दिया गया? स्वर्ण पदक दिया गया था, नायर लेडी ऑर्डनिंग के लिए। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इनके चित्रों का संग्रह दोस्तों लक्ष्मी विलास महल में मिलता है। कौन सी महल में मिलता है दोस्तों? लक्ष्मी विलास महल। और लक्ष्मी विलास महल दोस्तों गुजरात में पड़ता है आपका, गुजरात में बड़ोदरा है, बड़ोदरा है मित्रों, यहां पर है लक्ष्मी विलास महल। अच्छा, लक्ष्मी विलास महल, यहीं पर ये राजा के संरक्षण में रहते थे ये चित्रकार राजा रवि वर्मा, और इसलिए इनके जो चित्र हैं, इनके बनाए हुए चित्र, इनका संग्रह लक्ष्मी विलास महल में ही है। अच्छा, इनके नाम पर दोस्तों राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी दिया जाता है। ये इनके नाम का एक पुरस्कार प्रचलित है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार। किस क्षेत्र से संबंधित है? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पर बताएंगे कि यह संबंधित है, पुरस्कार चित्रकारी से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। चलिए, इसके बाद है यहां पर थोड़ा सा दोस्तों, यहां पर हमने राजा रवि वर्मा की फोटो लगाई है, आप लोग देख सकते हैं राजा रवि वर्मा किस तरह से दिखते थे। ये है राजा रवि वर्मा। यहां पर आपको यहां पर पहचान लेना है, क्योंकि चित्र देखने के बाद थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये राजा रवि वर्मा है, ये केरल राज्य से संबंधित थे, है ना। इनके नाम पर राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया जाता है ना। केरल से संबंधित तिरुवनंतपुरम में 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों इनकी, राजा रवि वर्मा की। कुछ और भी कृतियां हैं, इनके बारे में देख लीजिए। कृतियों का मतलब है इनकी रचनाएं। जो रचनाएं देखेंगे तो इन्होंने जो जो चित्र बनाए हैं जिस जिस विषय पर, वो देखिए। द महाराष्ट्रियन लेडी, एक इन्होंने फेमस चित्र बनाया है द महाराष्ट्रियन लेडी नाम से
इन्होंने फेमस चित्र है वो आप सर्च करके देख सकते हैं। शकुंतला नाम से इनका एक चित्र फेमस है। जटायु वध का इन्होंने चित्र बनाया है। इसके अलावा दोस्तों द मिल्क मेड एक्सपेक्टेशन इन्होंने एक चित्र बनाया, क्या नाम से, द मिल्क मेड एक्सपेक्टेशन, किसका बनाया हुआ है, ये राजा रवि वर्मा का है। अच्छा, भारतीय संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन, यहाँ पर अगर आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया है, एक्स्ट्रा है ये आप लोगों के लिए, भारतीय संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया था, एडविन लुटियन व हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन दोस्तों तैयार किया था। तो ये भी आपको यहाँ पर मित्रों याद रखना है। अच्छा, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो दोस्तों राष्ट्रपति भवन है ये दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये दिल्ली में कौन सी पहाड़ी पर है, रायसीना हिल्स पर है, रायसीना हिल्स पर बना हुआ है, रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। अगर हम आपसे यहां पर पूछें मध्य प्रदेश में सीएम निवास कौन सी पहाड़ी में है, भोपाल में, तो ये है आपका श्यामला हिल्स में। मध्य प्रदेश में एमपी का सीएम निवास कहां पर है, ये है दोस्तों श्यामला हिल्स में ये स्थित है। श्यामला हिल्स में मध्य प्रदेश का सीएम निवास स्थित है। ये मित्रों आपको यहां पर याद रखना है। ठीक, तो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है वो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी में है, रायसीना की पहाड़ी में है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें यहां पर रखी गई हैं, ये भी आपको देख लेना है। प्रमुख चित्रकारों के नाम, जैसे आपने एक प्रमुख चित्रकार देखा राजा रवि वर्मा, और भी चित्रकार हैं जो कि बहुत फेमस है, जैसे दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर अगर देखा जाए तो ये दोस्तों बहुत फेमस चित्रकार हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे दोस्तों, किनके, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके क्या थे ये भतीजे, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, ये आपको यहां पर याद रखना है। अमृता शेरगिल, इनका नाम क्या है, अमृता शेरगिल, ये भी फेमस चित्रकार हैं। नंदलाल बोस, ये भी आप इनका नाम सुना होगा, नंदलाल बोस, जैमिनी राय और जतिन दास, ये दोस्तों फेमस चित्रकार हैं। ये भी आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैमिनी राय निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं, चित्रकला से। जतिन दास कौन सी कला से संबंधित है, चित्रकला से। अमृता शेरगिल कौन सी कला से संबंधित हैं, चित्रकला से संबंधित हैं। ये दोस्तों यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, किस राज्य की सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों बताइए, झारखंड राज्य है दोस्तों, झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। झारखंड की सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा दोस्तों शुरू की है। कौन सी सेवा, एयर एम्बुलेंस सेवा, यहां पर याद रखना। देखिए झारखंड के बारे में थोड़ा सा और यहां पर समझिए आप लोग। झारखंड दोस्तों, झारखंड के सीएम इन्होंने झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा झरनी योजना पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो झारखंड के सीएम ने, झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। किसके लिए है झरनी योजना पोर्टल, किसके लिए है, रोजगार पंजीकरण के लिए यह पोर्टल बनाया है, रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल। तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, झरनी योजना पोर्टल किसके लिए है। अच्छा, यहाँ के राज्यपाल कौन है, राधा कृष्णन दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन हुए, राधा कृष्णन यहाँ के कौन है, राज्यपाल है। अच्छा, झारखंड का स्थापना दिवस है दोस्तों, स्थापना दिवस के बारे में आप लोगों को बता दें, 15 नवंबर को यहाँ का झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपसे अगर हम पूछे 15 नवंबर को ही क्यों झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और 15 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि दोस्तों बिरसा मुंडा जो है दोस्तों, बिरसा मुंडा ये कहां से संबंधित है, झारखंड क्षेत्र से संबंधित है। और 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा को इनका जन्म हुआ था, 1875 में 15 नवंबर के दिन, है ना। तो 1875 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना है बिरसा मुंडा को। इसीलिए 15 नवंबर को इसका सेपरेट किया गया, इसको झारखंड को, और नया राज्य बनाया गया बिहार से अलग करके। अच्छा,
बिरसा मुंडा के बारे में अगर हम आपको यहां पर बताएं तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये दोस्तों एक पुस्तक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये पुस्तक किसने लिखी है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बहुत याद रखना है, ये 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये आप बता सकते हैं यहाँ पर, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो दोस्तों इनका नाम है अंकिता शर्मा, अंकिता शर्मा, और दूसरा नाम है तुहिन ए सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा, इस तरह से लिखेंगे सिन्हा, तुहिन ए सिन्हा, है ना। इन दोनों के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में दोस्तों, अच्छा बिरसा मुंडा के बारे में एक उपन्यास है दोस्तों, जंगल के दावेदार। बिरसा मुंडा के बारे में एक उपन्यास है जंगल के दावेदार, और यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी इनके द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। किसके द्वारा दोस्तों? महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया यह क्या है? उपन्यास है, महाश्वेता देवी। ठीक, ये इस तरह से महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया जंगल के दावेदार उपन्यास है, बिरसा मुंडा पर के ऊपर है ये। इसके अलावा बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, दोस्तों यह पुस्तक धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लिखी गई। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बना था। इसके अलावा अगर हम पूछे सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हो गए, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, और इसके अलावा 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था, जिसको उस समय पर तत्कालीन टाइम पर उत्तरांचल कहते थे। तो अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सन 2000 में कितने नए राज्य बने थे, तो 3 नए राज्य बने थे। एक छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के, और एक उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और इसके अलावा एक आपका क्या बना था? यहाँ पर झारखंड बना था बिहार से अलग हो करके। क्लियर? अच्छा, झारखंड में दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। झारखंड में क्या है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार है। और दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर आपको हम बता दें, जो छोटा नागपुर का पठार है, ये है छोटा नागपुर का पठार। ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा दोस्तों धनी है, खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा धनी है, इसलिए इसको दोस्तों भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहां से दोस्तों दामोदर नदी निकलती है इस तरह से। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? यहां से दामोदर नदी निकलती है इस तरह से बह करके, और इधर से आती है दोस्तों गंगा। तो गंगा की एक धारा पश्चिम बंगाल में हुगली आ जाती है, और एक चली जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में, तो हुगली में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ये छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है। हुगली नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग कहलाता है दोस्तों हजारीबाग का पठार, और नीचे का भाग कहलाता है रांची का पठार। तो इसको दो उप पठारों में बांटा गया, छोटे छोटे, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, और टोटल मिलाकर के ये क्या हो जाता है? ये टोटल पूरा मिला दें तो क्या हो गया? छोटा नागपुर का पठार। तो दामोदर नदी यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, और इसको 2 भागों में काट देती है। क्लियर? दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी के वजह से पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ की समस्या आती है। इसी कारण से दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है मित्रों? शोक कहा जाता है। हालांकि अब यहाँ पर कई सारे बांध बनाई जा चुकी हैं, जैसे कोनार, तिलैया, पंचेत हिल, मैथान, है ना, इस तरह के जो बांध बन चुके हैं, इस कारण से इसको अब तो शोक नहीं कहा जाता। हालांकि अगर फिर भी एग्जाम में पूछता है आपसे, तो इसको पश्चिम बंगाल का क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को शोक कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में यहाँ पर, ये पुस्तकों के नाम मित्रों याद रख लेना है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सारा कुछ आपको यहाँ पर याद करके रखना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए प्रदेश के किस अभिनेता को राजवीर सिंहदेव पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों? राजवीर सिंहदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो प्रदेश के, मध्य प्रदेश के किस अभिनेता को राजवीर सिंहदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा? देखिए उनका नाम है आशुतोष राणा, ये भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। आशुतोष राणा दोस्तों ये नरसिंहपुर के गाडरवारा से संबंधित है। नरसिंहपुर जिला में गाडरवारा एक स्थान है, वहां से संबंधित है आशुतोष राणा, ये भी याद रखना है। इनको राजवीर सिंहदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2022 के लिए। अच्छा, नरसिंहपुर के बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों के लिए। नरसिंहपुर के बारे में, यहाँ पर बरमान मेला लगता है दोस्तों। नरसिंहपुर में कौन सा मेला लगता है? बरमान मेला यहाँ पर लगता है। और यहाँ पर दोस्तों बरमान घाट भी है। बरमान घाट भी है नरसिंहपुर में, ये भी आपको याद रखना है। बरमान घाट भी नरसिंहपुर में है। अच्छा, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहां पर है दोस्तों? ये भी नरसिंहपुर में है। नरसिंहपुर में है एकमात्र किशोर बंदी गृह, नरसिंहपुर में है। गन्ना उत्पादन में देखा जाए दोस्तों तो नरसिंहपुर सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन में। और इसके अलावा गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी में है, नरसिंहपुर में। क्लियर? नरसिंहपुर बुहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र है नरसिंहपुर में। ये भी आपको मित्रों याद रखना है। गन्ना उत्पादन के मामले में देखा जाए अगर तो नरसिंहपुर सबसे टॉप पर है। बुहानी यहाँ का गन्ना अनुसंधान केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 1942 में यहाँ पर दोस्तों चिचली सत्याग्रह हुआ था। कहां पर? नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में चिचली सत्याग्रह हुआ था 1942 में। अच्छा, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। अच्छा, वही महात्मा गांधी दोस्तों जो कभी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का तरीका अपनाते थे। आप लोगों ने जो मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ा है तो एक समय ऐसा आया कि वही महात्मा गांधी एकदम मिलिटेंट मोड पर आपको दिखाई यहाँ पर दिए। इन्होंने यहाँ पर कौन सा नारा दिया? करो या मरो, है ना। इस तरह से इन्होंने कह दिया कि या तो कुछ करो देश के लिए या फिर मरो। तो कितनी हिंसात्मक यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे बातें यहाँ पर इन्होंने की। तो यहाँ पर देखिए वो परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी थी कि भारत के लिए ये एकदम अंतिम विकल्प बना था कि भारत या तो कुछ करे या फिर उनके चंगुल में फंस करके, अंग्रेजों के चंगुल में फंस करके मरे। यहाँ पर याद रखना 1942 में नरसिंहपुर में चिचली सत्याग्रह यहाँ पर हुआ था। क्लियर? इतनी जानकारी दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखनी है। देखिए चौथा प्रश्न है, देश की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है? देश की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम आर्मी से संबंधित है दोस्तों। देश की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये दोस्तों किया गया है इंदौर के महू में। इंदौर के पास में एक स्थान है महू में इसका देश की पहली इन्फेंट्री म्यूजियम का उद्घाटन दोस्तों यहां पर किया गया है। अच्छा, महू के बारे में अगर हम आपको यहां पर बताएं तो देश का पहला स्मार्ट मीटर वाला शहर कौन सा है दोस्तों? महू है पहला स्मार्ट मीटर वाला शहर। ये कौन सा है? महू, इंदौर के पास में है दोस्तों। अगर महू में देखें तो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की जन्मस्थली रही है। और इसके अलावा दोस्तों शंकर लक्ष्मण दोनों की इनकी जन्मस्थली महू रही है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी जन्मस्थली महू रही है। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप लोग खूब सारा जानते होंगे। अंबेडकर जी के प्रयास से ही जो है तो RBI की स्थापना की गई थी। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, RBI की स्थापना हुई थी। इनकी पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अंबेडकर की पुस्तक का नाम जो बहुत फेमस है, RBI की स्थापना में उस पुस्तक का बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो उस पुस्तक का नाम आप लोग यहाँ पर बताना है। उस पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है दोस्तों द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, है ना, इट्स कॉजेस, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये करके एक इनकी पुस्तक है। इस तरह से इनकी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक, चलिए 1 जुलाई 1857 को सादत खान ने यहां पर विद्रोह किया था। कहां पर दोस्तों? महू में। 1 जुलाई 1857 की जो क्रांति हुई थी ना दोस्तों, तो महू में किसने विद्रोह किया था? सादत खान ने, इन्होंने यहां पर विद्रोह किया था, ये याद रखना है। अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहां पर है? इंदौर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर है दोस्तों? इंदौर में है। इसका भी उत्तर इंदौर है। और इसके अलावा भारत का पहला डाटा सेंटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क ये कहां पर है दोस्तों? ये भी इंदौर में है। कहां पर है? ये भी इंदौर में है। तो इसको भी याद रखना है। ये देखिए दोस्तों इन्फेंट्री म्यूजियम है। ये है देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो कि महू में बन रहा है। ये यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये है इन्फेंट्री म्यूजियम है दोस्तों, एक तरह से म्यूजियम है पूरी तरह से, है ना। ये देखिए यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मातानी पछड़ी, ये दोस्तों एक कपड़ा है, वस्त्र कला है, उस कपड़े पर एक कला की गई होती है, कपड़े पर कला की गई है और उस कला को क्या कहते हैं? मातानी पछड़ी। इसको GI टैग मिला है दोस्तों। ये किस राज्य का कपड़ा है? किस राज्य का है दोस्तों? किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला है ये मातानी पछड़ी कला, है ना। जो कपड़े के ऊपर जो कला की जाती है उस कला का नाम है मातानी पछड़ी।
तो ये दोस्तों कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, अहमदाबाद, प्रॉपर अहमदाबाद से संबंधित है। गुजरात के कहां से? अहमदाबाद से संबंधित है। मातानी पछेड़ी जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है माता के पीछे। माता के पीछे इसका क्या है? इसका अर्थ होता है प्राचीन वस्त्रकला है दोस्तों। और ये फेमस इसलिए भी है इस बार के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने दोस्तों ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम हैं, इनको भेंट दिया था ये वाला कपड़ा। ये कौन सा? मातानी पछेड़ी, जिस पर ये वाली कला थी, जिस पर ये कला थी। इस कपड़े को ऋषि सुनक को यहां पर भेंट दिया था। किसने? हमारे पीएम ने। क्लियर? अच्छा, जीआई टैग के बारे में देखें थोड़ा सा। यहां पर हम आपको जीआई टैग के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले हैं क्योंकि यहां पर जीआई टैग मिला है इस कपड़े को। हाल ही में गुजरात से संबंधित है मातानी पछेड़ी कला। क्लियर? तो अब हम जीआई टैग के बारे में आपको बता दें। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अगर जीआई टैग दिया जाता है, किसी भी उत्पाद को अगर जीआई टैग दिया जाता है, तो वो जीआई टैग कितने दिन तक के लिए वैलिड होता है? तो दोस्तों ये 10 साल तक के लिए वैलिड होता है। 10 साल तक कोई जीआई टैग चलता है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले जो जीआई टैग की शुरुआत है ये कब से हुई थी? तो 1999 का दोस्तों एक्ट था। 1999 का एक्ट था और 2004 में पहला जीआई टैग दोस्तों दिया गया था। कब मित्रों? 2004 में जीआई टैग पहला दिया गया था। और 2004 का जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था? ये आपसे यहां पर हम पूछेंगे। कमेंट में आप जरूर बताइए। अगर आपको नहीं बताना है तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं। क्लियर? देखिए, दार्जिलिंग एक जिला है दोस्तों, किसका? पश्चिम बंगाल का। एकदम सिक्किम की आप देखेंगे तो जस्ट नीचे मिल जाएगा दार्जिलिंग। आप मैप में देखेंगे, मैप उठा करके सिक्किम की पहाड़ियों को, तो जस्ट उसके नीचे दार्जिलिंग मिलेगा, पश्चिम बंगाल का सबसे उत्तरी जिला। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो दार्जिलिंग है वहां की दोस्तों चाय, दार्जिलिंग की चाय को मिला था सबसे पहले 2004 में जीआई टैग। क्लियर? और उसके बाद अगर भारत में देखा जाए दोस्तों तो 450 के आसपास वर्तमान में जीआई टैग है। कितने जीआई टैग हैं? 450 के आसपास वर्तमान में जीआई टैग हैं। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है दोस्तों? सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर देखा जाए तो वो कर्नाटक के पास में है। किसके पास में? कर्नाटक के पास में है दोस्तों। सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास में है? कर्नाटक के पास में है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में 2023 के लिए आपको कौन कौन से जीआई टैग याद रखने हैं वो हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं। आपको याद रखना है तमिलनाडु के मिट्टी के बर्तन। तमिलनाडु में अभी हाल ही में मिट्टी के बर्तनों को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। और मध्य प्रदेश में गजक मुरैना से संबंधित है दोस्तों। कहां से? मुरैना से। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश में मुरैना। अच्छा, सुंदरजा आम दोस्तों कहां का था ये? सुंदरजा आम, इसके बारे में हम आपको यहां पर बता दें। सुंदरजा आम के बारे में देखिए, सुंदरजा आम दोस्तों रीवा का है, मध्य प्रदेश के रीवा का है। इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा दोस्तों बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है दोस्तों। इसको हाल ही में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना बिल्कुल, बसोली पेंटिंग को जो है हाल ही में यहां पर जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बसोली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया है और यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। क्लियर? इतनी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आपसे बात करें तो तेंदूर रेड ग्राम, इसको हाल ही में कहां का जीआई टैग मिला है? किस राज्य के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना का ये जीआई टैग है। तेलंगाना का जीआई टैग है ये, तेलंगाना का याद रखना है। ये है दोस्तों आपकी मातानी पछेड़ी, जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है। ये है आपकी कला, ये मातानी पछेड़ी कला है जिसका अर्थ होता है माता के पीछे। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ये बॉर्डर लाइन दिखाई देती है ना, तो इस तरह से यहां पर आपको ये पेंटिंग दिख रही होंगी और इसी तरह से कपड़े में इसको पेंट किया जाता है। ये एक प्रकार से कपड़े के ऊपर चित्रकारी यहां पर की जाती है। क्या है? कपड़े के ऊपर चित्रकारी। और चित्रकारी करने की दोस्तों जो ये कला है, इसी कला को कहते हैं मातानी पछेड़ी कला। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन हमने आपको यहां पर दिखाया था, मातानी पछेड़ी कला, इसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी एक आध फोटो और है यहाँ पर। देखिए, ये है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरह से इस पर कितनी सुंदर जो है कलाकृति इस पर बनाई गई है। किस तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऐतिहासिक चित्र इस पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, अभी एक चीज और याद रखिए, अभी एक याद रखना है,
चावल की दोस्तों एक प्रजाति है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है दोस्तों। ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में कौन से चावल को जीआई टैग दिया गया था, कौन से चावल को जीआई टैग दिया गया था जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये आपको बताना है। अच्छा, मध्य प्रदेश का दोस्तों कौन सा चावल है, मध्य प्रदेश का कौन सा चावल है दोस्तों, चिन्नौर चावल है जो कि बालाघाट से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया। क्या है, चिन्नौर चावल। यहां पर हम आपको लिख देंगे चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल है दोस्तों। ये कहां से संबंधित है, ये बालाघाट से संबंधित है, बालाघाट से संबंधित है, इसको जीआई टैग दिया गया था। क्लियर, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए, ये आपको बताना है, ये चावल की प्रजाति जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्लियर, ये दोस्तों आपके यहां पर 5 प्रश्न हो गए। क्लियर, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्न का जो भी हमने आपको यहां पर डिटेल दोस्तों दिखाया है, वो सब कुछ आपको यहां पर एक एक करके लिख लेना है दोस्तों। धीरे धीरे आपका इतना बेहतरीन नोट्स तैयार होगा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि हमने ये इतने दिनों में क्या कर लिया, इतने कम समय में। क्लियर, तो आप नोट्स बनाते रहिए, इसका बहुत ही दोस्तों पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपकी पढ़ाई पर ये चीजें, है ना। इसका नोट्स बना के आपको प्रॉपर डेली इसका रिवीजन करना है और डेली ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।